भौगोलिक रूप से देखें तो एशिया के मध्य भाग में फैली ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, जमी हुई वादियां और तेज बर्फीली हवाएं एक ऐसी दुनिया रचती हैं जहां इंसानी जीवन आसान नहीं बल्कि एक निरंतर परीक्षा जैसा लगता है। इसी कठिन भूभाग के भीतर आगे बढ़ते हुए एक ऐसा देश सामने आता है जिसे हम किर्गिस्तान के नाम से जानते हैं, जहां प्रकृति अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी कठोरता भी पूरी ताकत से दिखाती है। यहाँ दूर दूर तक फैले पहाड़, बर्फ से ढकी जमीन और सूनी पड़ी घाटियां एक अलग ही सन्नाटा पैदा करती हैं, जहां जीवन की रफ्तार धीमी नहीं बल्कि संघर्षों से भरी होती है। इस वीरान विस्तार के बीच सभ्यता से लगभग कटे हुए एक छोटे से पत्थर के घर में एक परिवार रहता है, पति पत्नी और उनके बच्चे, जो हर दिन मुश्किल हालातों के बावजूद हिम्मत और एक दूसरे के सहारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। राजधानी बिश्केक से यहाँ तक पहुँचना सामने दिख रहे नक्शे को देखकर शायद आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ तक पहुँचने में आपको 3 घंटे तक बेहद कठोर परिश्रम करना पड़ता है। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता है, सड़कें खत्म होने लगती हैं। पहले कच्ची सड़क, फिर पत्थरों का रास्ता और आखिर में सिर्फ जमीन, जिसे रास्ता कहना भी मुश्किल है। इसके आगे कोई भी वाहन सिर्फ एक जोखिम बन जाता है। अगर रास्ते में कुछ खराब हो जाए तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा, ना कोई नेटवर्क, ना कोई इंसान। यहाँ हर फैसला अपनी जिम्मेदारी पर लेना पड़ता है। इन्हीं बर्फीले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा घर खड़ा है, पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ। मोटी ठंडी दीवारें कड़ाके की सर्द हवाओं को रोकती हैं और अंदर की थोड़ी सी गर्माहट को संभाल कर रखती हैं। बाहर से ये घर बेहद सादा और कठोर लगता है, जैसे बस चट्टानों को जोड़कर खड़ा कर दिया गया हो, लेकिन इसके भीतर एक पूरा जीवन धड़कता है। ये पारंपरिक किर्गिस्तान का पत्थर का घर है, जो खासकर उन गरीब और बंजारे परिवारों का सहारा बनता है जो बर्फीले सुनसान इलाकों में रहते हैं। इस घर में न बिजली है, न पानी की पाइपलाइन, न गैस, यहाँ तक कि किसी के पास मोबाइल भी नहीं है, क्योंकि इस बंजर इलाके में सिग्नल देने वाले टावर ही नहीं हैं। यहाँ रहने वाले परिवार का दुनिया से रिश्ता लगभग टूट चुका है। उनके पास जो कुछ है वो या तो उन्होंने खुद बनाया है या प्रकृति से लिया है। शाम होते ही जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है, असली चुनौती शुरू होती है। तापमान तेजी से गिरता है और कुछ ही घंटों में शून्य से नीचे चला जाता है। घर के अंदर सिर्फ एक कमरा है, यही रसोई है, यही सोने की जगह और यही उनका पूरा संसार। फर्श पर मोटे कंबल बिछाए जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ एक ही लाइन में लेट जाता है। यहाँ निजी जगह जैसी कोई चीज नहीं होती। रात गहराती है और ठंड बढ़ती जाती है। इसी ठंड में पति और पत्नी एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये एक जरूरत है। उनके शरीर की गर्मी ही एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा सहारा बनती है। मोटे कंबलों के नीचे जब बाहर की हवा दीवारों को हिला रही होती है, तब उनका साथ ही उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। उनके बीच कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ सांसों की गर्मी और एक ऐसा स्पर्श जो उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वो अकेले नहीं हैं। इस बर्फीली दुनिया में उनका ये जुड़ाव ही उन्हें जीवित रखता है। ये कोई फिल्मी रोमांस नहीं, बल्कि परिस्थितियों से पैदा हुआ एक सच्चा रिश्ता है, जहां नजदीकियां ही जीवन बचाने का एक तरीका बन जाती हैं। घर के कोने में एक छोटा सा गैस लैंप जलता है। उसकी रोशनी बहुत हल्की है, लेकिन यही काफी है। एक पुराना जनरेटर भी है, लेकिन उसे रोज नहीं चलाया जाता। डीजल यहाँ आसानी से नहीं मिलता। डीजल लाने के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और वो भी बिना किसी पक्के रास्ते के। सुबह होते ही बिना किसी देरी के दिन शुरू हो जाता है। सबसे पहले बिस्तर समेटे जाते हैं। एक ही कमरे में रहना है तो हर चीज को व्यवस्थित रखना जरूरी है। इसके बाद घर का मुखिया बाहर निकलता है लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब चारों तरफ बंजर जमीन है तो लकड़ी आती कहां से है? इसके लिए उसे कई किलोमीटर दूर एक ढलान वाली घाटी तक जाना पड़ता है, जहां कभी कभी सूखे झाड़ झंखाड़ और पुराने पेड़ों की जड़ें मिल जाती हैं। कई बार उसे बर्फ हटाकर जमीन के अंदर दबे हुए सूखे हिस्सों को निकालना पड़ता है। ये काम आसान नहीं है। ठंड में हाथ सुन्न हो जाते हैं, लेकिन यही लकड़ी उनके लिए जीवन है। घर लौटकर वो चूल्हा जलाता है। आग जलने के बाद वो एक और परंपरा निभाता है। सूखे जूनी पर पौधे को जलाकर उसका धुआं पूरे कमरे में फैलाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक तरीका भी है। ये धुआं कीड़ों को दूर रखता है और कमरे की नमी और बदबू को कम करता है। इसी बीच घर की महिला अपने काम में लग जाती है। उसकी जवान बेटी भी उसके कंधों से लगकर थाली साफ करती है और धीरे धीरे घर की बाकी जिम्मेदारियों को भी संभालने लगती है। वो चाय बनाती है,
जो यहाँ सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि शरीर को गर्म रखने का जरिया है। नाश्ते में मांस का सूप, खुद हाथ से बनाए गए नूडल्स, ताज़ा दूध और कभी कभी घी या सूखा मांस होता है। यही उनका रोज का खाना है जो उन्हें इस सर्द माहौल में जिंदा रखता है। यहाँ सब्जियां उगाना लगभग असंभव है, इसलिए उनका पूरा भोजन जानवरों पर निर्भर है। घर के बाहर कुछ जानवर बंधे हुए हैं, गायें, बकरियां, भेड़ें, घोड़े, गधे, याक और कुछ ऊंट। ये सिर्फ उनका खाना नहीं बल्कि उनकी कमाई का एकमात्र साधन है। लेकिन सवाल ये है, जब आसपास कोई बस्ती नहीं है तो ये लोग दूध या जानवर बेचते कहाँ हैं? हर हफ्ते या 10 दिन में घर का मुखिया अपने बेटों के साथ एक दूर के कच्चे रास्ते तक जाता है, जहां कभी कभी छोटे व्यापारी या ट्रक वाले गुजरते हैं। वहीं पर वो दूध, घी या कभी कभी छोटे जानवरों का सौदा करते हैं। बदले में उन्हें पैसे या जरूरी सामान मिलता है, जैसे आटा, नमक या डीजल। ये कोई तय बाजार नहीं है बल्कि किस्मत पर आधारित एक लेन देन है। नाश्ते के बाद दिन का सबसे जोखिम भरा काम शुरू होता है। घर का मुखिया अपने बेटों को पास के गांव भेजता है डीजल और जरूरी सामान लाने के लिए। ये गांव सीधा नहीं है, उन्हें पहाड़ों के बीच से होकर जाना पड़ता है। वो घोड़ों पर सवार होते हैं क्योंकि यही सबसे भरोसेमंद साधन है। उनके पास कोई नक्शा नहीं होता, बस याददाश्त और अनुभव। रास्ता पहचानने के लिए वे पहाड़ों की आकृतियों, सूखी नदियों और पत्थरों के पैटर्न का सहारा लेते हैं। एक गलती और वो पूरी तरह भटक सकते हैं। घर पर बाकी लोग अपने काम में लगे रहते हैं। महिला जानवरों का दूध निकालती है, पानी लाने की तैयारी करती है और घर संभालती है। यहाँ हर काम जरूरी है, कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। इस जीवन में आराम के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ हर दिन एक संघर्ष है और हर संघर्ष के पीछे एक ही मकसद है, जिंदा रहना। दोपहर तक सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ाता है, लेकिन यहाँ धूप का मतलब गर्मी नहीं होता, बस ठंड का असर थोड़ा कम हो जाता है। तापमान फिर भी शून्य से नीचे ही रहता है और हवा अब भी उतनी ही तेज चलती है। घर के बाहर बंधे हुए जानवर धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। जैसे ही रोशनी फैलती है, घर का मुखिया उन्हें लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस इलाके में घास बहुत कम होती है, इसलिए उसे जानवरों को कई किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। ऐसी जगहों पर जहां पहाड़ों के बीच थोड़ी नमी बची हो या जहां बर्फ पिघलने के बाद कुछ सूखी घास उगाती है। ये जगह हर दिन बदल सकती है, इसलिए उसे लगातार नई जगहें खोजनी पड़ती हैं। अगर जानवरों को सही मात्रा में चारा नहीं मिला तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, और अगर जानवर कमजोर हुए तो इसका असर सीधे परिवार के खाने और कमाई पर पड़ेगा। उधर घर के अंदर महिला लगातार काम में लगी रहती है। वो एक एक करके जानवरों का दूध निकालती है। ठंड के कारण उसके हाथ अकड़ जाते हैं, उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। हर जानवर का दूध निकालना जरूरी है क्योंकि यही उनके लिए भोजन भी है और व्यापार का साधन भी। जब वो काम कर रही होती है, कभी कभी घर का मुखिया दूर से उसे देखता है। दोनों के बीच कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन एक गहरी समझ साफ दिखाई देती है। ये समझ वक्त के साथ बनी है, संघर्षों के बीच, जिम्मेदारियों के बीच। यहाँ प्यार जताने का कोई अलग तरीका नहीं है। यहाँ प्यार का मतलब है काम में साथ देना, जिम्मेदारी उठाना और बिना कहे एक दूसरे को समझना। कुछ देर बाद महिला चूल्हे के पास बैठती है और आटा गूंथना शुरू करती है। ठंड इतनी ज्यादा है कि आटा जल्दी सख्त होने लगता है, इसलिए उसे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। वो अपने हाथों से पतली पतली पट्टियां काटती है, नूडल्स की तरह। बेटी भी अपनी माँ के साथ बैठकर ताजे मांस को धोती है और उसकी बराबर मदद करती है। यही उनका रोज का खाना है। कभी कभी जब बाहर बर्फीली हवाएं तेजी से चल रही होती हैं और अंदर चूल्हे की धीमी आग जल रही होती है, तो पति उसके पास आकर बैठ जाता है। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है, धीरे धीरे रगड़ता है ताकि उनमें गर्मी लौट सके। ये स्पर्श सिर्फ सहानुभूति नहीं है, ये एक गहरा जुड़ाव है। उनकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी होती हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे के हाथों को थामते हैं तो धीरे धीरे गर्माहट लौटने लगती है। उस पल में उनके बीच कोई शब्द नहीं होते, बस एक एहसास होता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस ऊंचाई पर, इस अलग थलग दुनिया में यही छोटे छोटे पल उन्हें जीने की ताकत देते हैं। इसी दौरान पहाड़ों के बीच दो लड़के घोड़ों पर आगे बढ़ रहे हैं। हवा तेज है, रास्ता कठिन है और हर मोड़ पर खतरा छुपा है। फिर भी वो बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई देती है, क्योंकि वो जानते हैं ये सिर्फ एक सफर नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। रास्ते में उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता, सिर्फ सूनी जमीन, बर्फ के टुकड़े और दूर दूर तक फैले पहाड़।
कभी कभी उन्हें पुराने निशान दिखाई देते हैं, घोड़ों के खुर के या किसी पुराने वाहन के टायर के। ये निशान उन्हें कुछ दूरी तक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फिर अचानक गायब हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें अपने अनुभव पर भरोसा करना पड़ता है। वो एक सूखी नदी के किनारे किनारे चलते हैं, फिर एक बड़ी चट्टान के पास मुड़ते हैं। ये सब उन्होंने कई बार किया है, इसलिए रास्ता उनकी याददाश्त में बस चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। घर पर सबसे छोटा बच्चा अपने ही संसार में मग्न है। वो कुछ पिल्लों के साथ खेल रहा है। उसके लिए ये खेल है, लेकिन असल में ये पिल्ले भविष्य की सुरक्षा हैं। जब ये बड़े होंगे तो रात में घर की रखवाली करेंगे। अगर कोई जंगली जानवर पास आएगा तो ये तुरंत सतर्क हो जाएंगे। दोपहर के बाद महिला पानी लाने के लिए निकलती है। घर में पानी का कोई स्रोत नहीं है। उन्हें हर दिन कई किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक झरने तक जाना पड़ता है। वो एक गधे के साथ खाली प्लास्टिक के कैन लेकर निकलती है। रास्ता सीधा नहीं है, उसे ढलानों से गुजरना पड़ता है, पत्थरों पर संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। एक छोटी सी फिसलन भी गंभीर चोट का कारण बन सकती है। कुछ दूरी पर एक छोटा सा झरना है, पत्थरों के बीच से धीरे धीरे निकलता हुआ पानी। यही उनका एकमात्र जल स्रोत है। वो कैनों को भरती है, उन्हें गधे पर लादती है और धीरे धीरे वापस लौटती है। इस दौरान वो एक पल के लिए रुकती है, दूर पहाड़ों की तरफ देखती है, जहां न कोई आवाज है न कोई हलचल, सिर्फ सन्नाटा। शायद इसी सन्नाटे में उसे अपनी जिंदगी का सच सबसे साफ दिखाई देता है। शाम होते होते दोनों लड़के वापस लौटने लगते हैं। उनके पास डीजल के कैन हैं, जो उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वापसी का रास्ता और भी खतरनाक होता है। अब उन्हें उतराई में घोड़ों का संतुलन संभालना होता है। एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता है। जब वो घर के करीब पहुंचते हैं तो सबसे छोटा बच्चा उन्हें देखकर दौड़ पड़ता है। उसके चेहरे पर जो खुशी है वो इस कठोर जीवन में एक दुर्लभ चीज है। घर का मुखिया उन्हें देखता है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देता है। ये काम आसान नहीं था और इसे पूरा करना एक बड़ी उपलब्धि है। शाम ढलते ही तापमान फिर से तेजी से गिरने लगता है। महिला चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। बेटी बड़े होकर अब माँ के कामों में पूरी तरह से हाथ बटाने लगी है, जिससे थकान का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। हड्डियों वाला मांस उबल रहा होता है, उसमें चर्बी, नमक और सूखे मसाले डालकर शोरबा तैयार किया जाता है। फिर उसमें वो अपने हाथ से बनाए हुए नूडल्स डाल देती है। वो चूल्हे के पास बैठकर खाना पकाती है और बीच बीच में बच्चों पर नजर रखती है। ये उसका रोज का काम है। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके काम में कोई कमी नहीं आती। घर का मुखिया पास बैठा है। वो बीच बीच में आग में लकड़ी डालता है और कभी कभी अपनी पत्नी की तरफ देखता है। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन एक गहरा संबंध महसूस होता है, जैसे दोनों जानते हों कि वो एक दूसरे के बिना इस जीवन को नहीं जी सकते। रात होने पर पूरा परिवार एक साथ बैठता है। खाना परोसा जाता है। सबसे पहले वो दुआ करते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये पूरे दिन की मेहनत का परिणाम है। बाहर अंधेरा पूरी तरह छा चुका है, अंदर सभी लोग एक साथ बैठे हैं। न कोई फोन, न कोई टीवी, न कोई शोर, सिर्फ एक परिवार जो हर दिन हर पल सिर्फ जीने के लिए जी रहा है। और शायद यही असली जिंदगी है, जो आज की दुनिया का इंसान चाहकर भी नहीं जी पाता। रात पूरी तरह पहाड़ों पर उतर चुकी है। इस ऊंचाई पर अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, ये एक दबाव बन जाता है जो हर दिशा से इंसान को घेर लेता है। चारों तरफ इतनी गहरी खामोशी होती है कि अपनी ही सांसों की आवाज भी अलग लगने लगती है। हवा लगातार झोपड़ी की दीवारों से टकराती है, जैसे बाहर कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है, न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ ठंडी हवाएं और उनका अंतहीन बहाव। घर के अंदर चूल्हे की धीमी आग ही एकमात्र सहारा है। उसकी हल्की रोशनी दीवारों पर कांपती परछाइयां बनाती है और वही थोड़ी सी गर्मी इस कमरे को जिंदा रखे हुए है। दिन भर की थकान के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा है, लेकिन यहाँ बातचीत बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ शब्दों से ज्यादा काम बोलता है। हर चेहरे पर संघर्ष की लकीरें हैं, हर शरीर इस बात का सबूत है कि ये जिंदगी कितनी कठोर है। अचानक बाहर बंधे कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजती है। एक पल में पूरा माहौल बदल जाता है। ये कोई सामान्य आवाज नहीं है, यहाँ इसका मतलब होता है खतरा। घर का मुखिया तुरंत उठता है। बिना एक सेकंड गवाए वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और बाहर निकल जाता है। ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे पर टकराती है, लेकिन वो रुकता नहीं। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, फिर भी उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही हैं।
उसका अनुभव उसे सिखा चुका है कि कब सतर्क रहना जरूरी है। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है, हर आवाज को सुनने की कोशिश करता है। क्या कोई जंगली जानवर पास आ गया है या कोई अजनबी इस इलाके में भटक रहा है? यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकती है। कुछ मिनटों के बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि फिलहाल सब सुरक्षित है, तब वो धीरे धीरे वापस अंदर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर सतर्कता अब भी बनी रहती है। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है, ये हर रात का हिस्सा है। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य सोने की तैयारी करने लगते हैं। फिर से वही एक कमरा, फिर से वही कंबल और फिर से वही एक साथ लेटना। माँ अपने छोटे बच्चे को अपने करीब खींच लेती है, उसे अपने शरीर की गर्मी से ढककर रखती है ताकि वो ठंड से सुरक्षित रह सके। यहाँ बच्चों को अलग सुलाना जोखिम भरा हो सकता है। बेटी भी अपने छोटे भाइयों के बीच लेट जाती है और अंधेरे में सबके साथ मिलकर ही वो गहरी नींद की ओर चली जाती है। पिता लेटने से पहले एक बार पूरे कमरे को देखता है, जैसे हर चीज को याद कर लेना चाहता हो। उस एक नजर में उसकी पूरी जिम्मेदारी दिखाई देती है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, कोई मदद नहीं है। अगर कुछ होता है तो उसे ही संभालना होगा। कुछ ही देर में कमरे में खामोशी छा जाती है, लेकिन ये सुकून वाली खामोशी नहीं है। ये वो खामोशी है जिसमें हर पल अनिश्चितता छुपी हुई है। बाहर हवा की आवाज, दूर कहीं जानवरों की हलचल और बीच बीच में कुत्तों की हल्की प्रतिक्रिया, यही इस रात की असली ध्वनियां हैं। धीरे धीरे बच्चे गहरी नींद में चले जाते हैं। कमरे के उस छोटे से कोने में जहां कंबलों की परतें एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, पति और पत्नी फिर एक दूसरे के करीब आते हैं। बाहर की ठंड अब और भी तेज हो चुकी है। ऐसे में उनका एक दूसरे के पास आना सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि एक शारीरिक जरूरत भी है। वो एक दूसरे से सट कर लेटते हैं ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी खत्म हो जाती है। उनके हाथ एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगती हैं। इस ठंड में जहां शरीर सुन्न होने लगता है, उनका ये स्पर्श ही उन्हें जीवित रखता है। ये कोई दिखावटी प्यार नहीं है, ये परिस्थितियों से जन्मा हुआ रिश्ता है। कभी कभी ये नजदीकी सिर्फ गर्मी पाने के लिए नहीं होती, ये उस खालीपन को भरने के लिए होती है जो इस अकेलेपन में हर दिन बढ़ता जाता है। उनकी ये नजदीकी, उनका ये शारीरिक जुड़ाव दो जिंदगियों के बीच आखिरी सहारा बन जाता है। और शायद यही वजह है कि वो अब भी यहाँ हैं, अब भी लड़ रहे हैं, अब भी जिंदा हैं। सुबह होते ही ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ना कोई छुट्टी, ना कोई बदलाव, हर दिन एक जैसा है और हर दिन उतना ही मुश्किल। ठंड, काम और जिम्मेदारी, यही इस जीवन की नींव है। यहाँ हर काम का एक उद्देश्य है, कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, कोई भी समय यूं ही नहीं गुजरता। ये एक ऐसी सादगी है जिसे बाहर की दुनिया शायद कभी समझ ही नहीं सकती, लेकिन इस सादगी के पीछे एक सच्चाई और भी है। ये जीवन एक चुनाव नहीं है। यहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा इसी जीवन को अपनाने के लिए मजबूर है। उसे ये नहीं पूछा जाता कि वो क्या बनना चाहता है या कहाँ जाना चाहता है। उसकी दुनिया पहले से तय होती है, पहाड़, जानवर और वही रोज का संघर्ष। अब सवाल आपसे है, आज की इस दुनिया में जहां हमारे पास हर सुविधा मौजूद है, जहां रिश्ते मोबाइल स्क्रीन पर निभाए जाते हैं, अगर आपको इस परिवार की तरह बिजली, पानी और नेटवर्क से कटकर इस बर्फीली वीरानी में रहना पड़े, तो क्या आप बिना शिकायत किए जी पाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। हम ऐसे कंटेंट के लिए लगातार मेहनत और रिसर्च करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो स्क्रीन पर दिए QR कोड से सपोर्ट जरूर करें। आपका सहयोग हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल फैक्टॉइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि